हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर चैम्पियंस। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं। बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 3 से 4 वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप उन्हें जाके ज़रूर देखें। क्योंकि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि ग्रामर का बेसिक बैच लेकर आऊँगा। बेसिक बैच मतलब A to Z सीरीज। और हम A to Z सीरीज जो लेकर आए हैं, अगर वो किसी भी बच्चे को कुछ भी ग्रामर नहीं आता, वो भी बच्चा सीख सकता है यहाँ से। और बच्चे, इतना यकीन मानो कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर एक बार ही पढ़ोगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोगों का 90 प्लस स्कोर का टारगेट है, तो ये ज़रूर अचीव होगा। बस अपने माइंड को खोल लो और लास्ट टाइम अच्छे तरीके से एक बार ही सही, लेकिन ढंग से पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। बहुत इत्मीनान से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम आराम से सब कुछ को समझेंगे। ओके। जैसे कि मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जो आज लेकर आया हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, सच बता रहा हूँ। देखो देखो, जितने भी कुछ है बहुत ही इत्मीनान तरीके से पढ़ना है, हर चीज़ को समझना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो डायरेक्ट नाउन पे आएगा। ग्रामर का जो नाउन होता है डायरेक्ट उस पे आएगा। ये लास्ट क्लास यहाँ तक है। मेरा यकीन मानो कि आपने, यदि इंग्लिश का वेब बैच अगर आपने फुल्ली तरीके से अच्छे से कवर कर लिया ना, तो आप सबसे बेस्ट बन जाओगे ग्रामर में। ठीक है, ढंग से पढ़ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। बच्चे, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग का टारगेट है, 1 मिनट, हम लोग का टारगेट है इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। हम लोग का टारगेट क्या है? इंग्लिश पढ़ना। जब इंग्लिश पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में भी देखा जाए, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है यहाँ का राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या है? बंगाली। ये है स्पेन, स्पेन का है स्पेनिश, ठीक है। इसी तरीके से हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि सर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, तो इंग्लिश तो ये है। 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे देखो, इंग्लिश तो ये है। तो सर इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मैं स्पेनिश क्यों नहीं पढ़ता हूँ? मैं हिंदी तो बेसिकली जानता हूँ क्योंकि मैंने इंडिया में जन्म लिया है, ठीक है। लेकिन अरबिक, ये अलग अलग फ्रेंच, ये चाइनीज़ लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, ये सब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है? तो बच्चे, इसका नीड नहीं है, इसलिए आप पढ़ नहीं रहे हो। दूसरी बात क्या है कि एक सबसे बड़ा एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि इंग्लिश जो है ना बच्चा, इंग्लिश जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कितने कंट्री का है वो देख लो। 83 कंट्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कंट्री का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे मैं बात करूं इंडिया का, अभी तुरंत मैंने जैसे दिखाया था, तो इंडिया मतलब हम लोग देश का मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? तो सर हम लोग के देश का मातृभाषा है हिंदी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिसमें 83 कंट्री में से इंग्लिश, इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है इसे सरकार ने एज ए ऑफिशियल, एज ए मातृभाषा घोषित कर दिया है। अब बताओ कि 83 देश में, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 55 देश है, वहाँ पे अदर कंट्री में इंग्लिश बोले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 200 कंट्री है, तो उसमें से मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देश में क्या बोला जाता है बच्चा? इंग्लिश बोले जाते हैं। इसी वजह से हम लोग इंग्लिश को क्या कहते हैं? इंग्लिश को हम लोग इसलिए क्या कह देते हैं? इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। और ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है। अब आपका सवाल आएगा कि सर मुझे इतना तो समझ आ गया, लेकिन सर इंग्लिश कहाँ का भाषा है? क्या ये इंडिया का है? क्या ये अमेरिका का है? या अदर कोई दूसरी कंट्री, अदर कोई दूसरे देश का है? तो बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है ना, कहाँ से आया है। देखो, इंग्लिश जो है ना वर्ड, ये रियल में इंग्लैंड से आया है। आप जब ऐसे भी देखते होंगे जब इंग्लैंड लिखा रहता है ना, इंग्लैंड, तो इससे बच्चे आपको ये समझ आता होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर आधा जो है ना इंग और लैंड, तो ये इंग्लैंड मतलब आधा इंग से इंग्लिश आया है। क्या शॉर्ट में हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं? ENG भी तो लिखते हैं। ENG मतलब इंग्लैंड को भी ENG बोलते हैं, और इंग्लिश को भी ENG से ही डिनोट हम लोग करते हैं, लिखते हैं। तो सर ENG का मतलब क्या हुआ? ENG का मतलब यहाँ पे इंग्लिश हुआ, लेकिन ये आया कहाँ से है? इंग्लैंड से। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सर जैसे इंग्लिश है, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश क्यों बता रहे हैं? मैं बताता हूँ बच्चों, अच्छे से आप पहले से समझो अच्छे से।
तो इंग्लिश का जो स्टार्टिंग का 3 लेटर है, इसका मतलब क्या होता है? तो सर स्टार्टिंग का 3 लेटर है जो है, ये इंग्लैंड होता है यहाँ से, ठीक है। क्या होता है बच्चा? इंग्लैंड। ध्यान से देखना, ठीक है। और लास्ट का जो 3 लेटर है, 3 4 लेटर है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो लीस का मतलब लैंग्वेज और इंग का मतलब इंग्लैंड। तो इसका मतलब ये इंग्लैंड का कौन सा भाषा है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है वो कैसा भाषा होता है? गवर्नमेंट के थ्रू उस भाषा को मान्यता प्राप्त रहता है। किस चीज़ का? मातृभाषा का। मतलब ये भाषा वहाँ का मातृभाषा है। ओके, 1 मिनट। मातृभाषा है। ओके, मुझे जहाँ तक समझ में लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मान लो इंग्लैंड का अगर लोग हो, इंग्लैंड का अगर लोग हो, अगर मान लो इंडिया का लोग हो, जैसे हम लोग इंडियन हैं, तो इंडिया का जो पर्सन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं सर इंडियन। क्या बोलते हैं? इंडियन, मतलब भारतीय। भारतीय, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लैंड का कोई पर्सन है, कहाँ का? इंग्लैंड का अगर कोई पर्सन है, तो इंग्लैंड का पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब इंग्लिश हम लोग सब्जेक्ट को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ एक पर्सन को बोल रहे हैं। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। तो वहाँ के लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, ये ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया इंग मतलब इंग्लैंड होता है, और इंग्लैंड के जो निवासी थे उनको एंगल्स भी बोला। ये कहाँ से थे? ये जर्मनी के ट्राइब, जो जो वहाँ के आदिवासी थे जर्मन के, वहाँ से आए थे, इसीलिए उनको एंगल्स बोला गया। तो इंग्लैंड को। लिस का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। इससे क्या बना? इससे बना इंग्लिश। और इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है अगर कोई पूछे? द लैंग्वेज ऑफ द एंगल्स। मतलब ये वहाँ के जो जर्मन ट्राइब थे, जो जर्मनी से आए थे। अब आप फोटो में भी देख सकते हो, ध्यान से समझना। ये मान लो ये जर्मनी है, यहाँ से लोग आ रहे हैं और आकर कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। तो यहाँ के ये जो ट्राइब थे ना, ट्राइब मतलब होता है जो वहाँ के संथाल लोग थे, तो वो आके इंग्लैंड में बस गए, तो उसको क्या बोला गया? एंगल्स। उन्होंने ही ये लैंग्वेज को लाया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। रियल में ये पहले इंग्लैंड का भी भाषा नहीं था। ठीक है बच्चे, अब चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो मैं अच्छे तरीके से अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? पॉइंट बना के। पहला, इंग्लिश एक अंग्रेज का मूल मूल भाषा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखूँगा? इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट क्या बोलूँगा? इसी में एक पॉइंट ऐड करना है। इट इज़ यूज, 1 मिनट, इट इज़ वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब मेरा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे ये बताओ, जो इंग्लिश है ये एक भाषा है ना, और अगर मैं बात करूँ हिंदी का, तो ये भी क्या है? एक भाषा है। तो आप ये बताओ, इन दोनों का बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? क्या घर सजाने में किया जाता है, या लिखने में किया जाता है, या चलने में किया जाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो बच्चे आप ये समझो ना, इसका यूज क्यों होता है? तो इसका यूज होता है बेसिकली कि दो इंसान हैं, इन दोनों के बीच बात करने को लेकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम ए है मान लो, इसका नाम बी है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करेगा? या तो ये इंग्लिश में बात कर सकता है, या तो ये हिंदी में बात कर सकता है, या तो और भी कोई उर्दू में बात कर सकता है। तो इन ये दोनों किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उनको वो लैंग्वेज आता है या नहीं। तो भाषा का इस्तेमाल ज़्यादातर हम किस चीज़ में करते हैं?
विचार, आपके मन में जो भी विचार है, आपके मन में ऐसा कुछ लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों से, तो आप अपने विचार को क्या करो, एक दूसरे को शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा, आप एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान, अब आदान प्रदान क्या हुआ, हम उसके विचार को ले लेते हैं और हम अपने विचार को उनको दे देते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके माइंड में क्या विचारधारा है एक दूसरे को लेकर ये पता नहीं, गुस्से में बोल रहा है या फिर प्यार से बोल रहा है, ये डिपेंड करेगा इनके एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन मतलब इसके फेस का कैसा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब इनके माइंड में जो कुछ चल रहा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे रख दिया, इन्होंने यहाँ पे रख दिया। तो इनके माइंड में जो कुछ चल रहा था इन्होंने भी रख दिया, तो इनका भाषा इनके पास चले गया, इनका भाषा इनके पास चले गया। फिर दोनों ने अपने माइंड से सोचा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ने आइडिया लगाया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको एक वर्ड के नाम से जानते हैं हम लोग, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। ठीक है बच्चे, और बच्चे अगर आप रियल लाइफ में भी ऐसे शांति से बैठ जाते हो, आपके माइंड में बहुत सारी विचारधारा है और आप किसी को बता नहीं पाते हो, तो वो अंदर ही अंदर घुटन सी होती है, तो आपको लगता है कि हमें भी कोई भी होना चाहिए जिसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस भाषा का इस्तेमाल करके अपने विचार का क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक मिनट, विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विचार को इंग्लिश में आइडिया भी बोलते हैं और थॉट थॉट भी बोलते हैं, ये याद रखना। अगर आप लोग को लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन टू एक्सप्रेस व्यू एंड आइडिया। कह रहा है कि लैंग्वेज जो है ना, उसका यूज़ किया जाता है हम इंसान के थ्रू। ठीक है, किसके लिए, उनके व्यू को जानने के लिए, उनके आइडिया, उनका थाउट जानने के लिए। इट इज़ अ टूल, ये एक ऐसा टूल है जिससे नेचुरल प्रोसेसिंग ऑफ आइडिया, थाउट और ओपिनियन एंड फोकस्ड। इस तरीके से याद रखना, आपको समझ आ जाएगा, आप लिख सकते हो, रटना नहीं है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने माइंड में कभी भी कुछ रख करके दूसरे लोगों को अगर बोल नहीं पाते हो कुछ भी, तो माइंड में रख रख के उसके बारे में गलत सलत सोचते रहते हो। लेकिन इस तरीके से गांव घर में देखा जाता है कि अंदर ही अंदर किसी को गाली देना, अंदर ही अंदर किसी के बारे में बुराई सोचना, इसका मतलब उसके माइंड में विचार आ रहा है लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मानव होता है, लेकिन क्या एक सिर्फ इंसान ही, एक इंसान ही इंसान के साथ सिर्फ भाषा को शेयर करता है क्या, बताओ। लैंग्वेज को जो यूज करता है वो एक इंसान इंसान से कर सकता है क्या, क्या जानवर भी करता है। तो आप गांव में जब देखोगे ना ध्यान से, ठीक है, जो गाय होती है ना, अब मम्मी सब क्या करती है, इनको यहाँ पे अगर मान लो गाय है, ठीक है, ऐसे मान लो ये गाय है, अब मजाक मत उड़ाना मेरे ड्राइंग का, ठीक है, मान लो ये गाय है, ठीक है, और ये क्या होता है, लाद, इसको लाद बोलते हैं, मतलब इसमें खाना पीना देता है गाय को। तो वो कैसे समझ जाता है, जब गाय अपने भाषा में अपने तरीके से बोलती है और इस तरीके से, तो मम्मी सब कैसे समझ जाती है कि इनको खाना देना है। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी आप देखते होंगे जो मंकी है, मंकी मतलब बंदर, मंकी से कैसे बात करता है। ठीक है, एक मंकी दूसरे मंकी से कैसे बात करता है। तो आपको इससे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सर सिर्फ इंसान इंसान से भाषा का इस्तेमाल करके बात को शेयर नहीं करता। याद रखना, एक जानवर भी, एनिमल, एक एनिमल भी एनिमल से बात को शेयर कर सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, वो आपको पता होगा। बच्चे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि भाषा का जब इस्तेमाल आप लोग करते हैं वो बहुत तरीके से करते हैं। तो आप लोग कैसे कैसे करते हैं, जैसे कुछ बोल करके सामने सामने डायरेक्ट, कि भैया हम डायरेक्ट बोलेंगे, हमको कोई डर नहीं लगता, मुझे डर थोड़ी लगता है, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा। एक तो ये कर लिया। दूसरा क्या होता है कि आप क्या करते हो, लिख करके किसी से भाषा शेयर करते हो। मान लो कि ये किसके बारे में सोच रहा है, आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डियर लव, ये तो प्रेम प्रसंग वाला लेटर लिख रहा है।
तो ऐसे समझो कि ये किसी के बारे में सोच कर लिख रहा है, इससे इसका मतलब वो जो है ना वो इनसे दूर में है। ठीक है बच्चे, तो ये जो है ना इनसे क्या है, दूर में है। अब दूर होने के कारण ठीक है, वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो आप रिटर्न तरीके से लिख सकते हो, किसी के सामने बोल सकते हो। ये किताब अगर मान लो पढ़ता तो हम रीडिंग कर सकते हैं, और रीडिंग के जरिए हम किसी की भाषा को समझ सकते हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में लिखी हुई चीज़ों को समझते हैं, इसका मतलब किसी ने लिखा तो था और वो सोच के लिखा था, अपने विचार को लिखा था, और उसके विचार को जब हम समझते हैं तो रीडिंग करके भी समझ सकते हैं, राइटिंग करके भी, रिटर्न करके, स्पीकिंग करके, बोल करके। ठीक है, अब ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कभी भी आपको बहुत जगह पे नहीं बताया जाता है। एक होता है इंडिकेट करके, इंडिकेट मतलब होता है कि किस संकेतिक भाषा, मतलब संकेत करके। हाँ हाँ मुझे पता है, आप लोग बहुत संकेत करते हो। ठीक है, वो आंखों से करते हो संकेत, ठीक है, हाँ अपने हाथों से करते हो संकेत, वो मुझे पता है। लेकिन एक मैं यूनिक चीज़ बताता हूँ, जो इंडिकेटिंग है ना, ये इंडिकेटर भी उसी से बना है। आप बाइक देखे हो तो बाइक में दो साइड में जो लाइट जलती है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो एक इंडिकेटर होता है। और इंडिकेटर, एक मिनट, इंडिकेटर, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें अच्छे से समझना है और आपको भी अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप अच्छे से सब कुछ को समझ पाओगे। ठीक है, तो इंडिकेटर जो होता है ना, बाइक बाइक तो आप देखे होंगे, तो बाइक के दोनों साइड इस तरीके से लाइट लगी रहती है। तो आप जब देखते हो कि उनका भाषा कैसे समझ लेते हो, जब सामने वाला को लेफ़्ट जाना होता है तो वो लेफ़्ट इंडिकेट करता है, लेफ़्ट करता है, और जब राइट जाना होता है तो राइट इंडिकेट करता है। तो ये आप उनकी भाषा को कैसे समझते हो, पहले ये बताओ। तो जब, एक मिनट बच्चे, ये क्या हो गया, हाँ मेरी बातों को गौर से सुनना, कि जब बाइक से हमें राइट लेना होता है तो राइट इंडिकेट करते हैं, लेफ्ट लेना होता है लेफ्ट इंडिकेट करते हैं, और जो पर्सन पीछे में है उसको समझ आ जाता है कि भैया ये राइट ले रहा है, लेकिन मैंने तो बोला नहीं उसे कि मैं राइट लूँगा, इसका मतलब मैंने इंडिकेट किया, और इंडिकेट करने की वजह से वो मेरी भाषा को समझ गया। तो बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाषा को हम सिर्फ बोल करके ही इंडिकेट करेंगे, लिख करके ही किसी को बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। कभी कभी इशारा से भी काम चल जाता है, जो आप लोग करते हो कि भैया जल्दी आ जाओ, भैया जल्दी चले जाओ। ठीक है, और आप लोग का ज़्यादा इंडिकेट तो आँख ही करता है, तो थोड़ा आँख को कंट्रोल में रखो और पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें मैं, तो ये सिम्बॉलिक है। मैं धीरे धीरे चलूँगा, पहले बता दिया मैंने, तो अच्छे से पढ़ना है। ये सिम्बॉलिक है, तो सिम्बॉलिक क्या होता है, तो बच्चे ये देखो कि आप रोड के किनारे इस तरीके से कुछ बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ये कौन सा बोर्ड है, देखो अगर वहाँ पे लिखा है डू नॉट ब्लो हॉर्न, मतलब यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, तो इससे हमको एक चीज़ समझ आता है कि ये भी एक किसी का विचार है, ये भी एक किसी का क्या है, विचार है। तो इनसे हमें समझ आता है कि यहाँ पे हॉर्न इसलिए नहीं बजाना है क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास स्कूल होगा, यहाँ पे आसपास कोई मंदिर होगा, यहाँ पे आसपास कोई मस्जिद होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, जिस कारण से कुछ साइलेंट वाला चीज़ होता है ना, तो वहाँ पे ये बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हल्ला नहीं करना है, हॉर्न नहीं बजाना है। कभी कभी ये भी रहता है कि सिगरेट जो होता है ना, वो पीना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और यहाँ पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए ये स्मोकिंग जो है ना इंजोरियस है। इंजोरियस मतलब क्या हुआ, इंजोरियस मतलब ये हानिकारक है। तो इस बोर्ड से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर, ये एक प्रकार का कौन सा सिंबॉलिक इसको बोलेंगे, कौन सा सिंबॉलिक। तो आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से आप भाषा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा था रिटन, लिख करके, जो ये प्रेमिका को अपना पत्र लिख रहा है। दूसरा स्पीकिंग करके, बोल करके। तीसरा इंडिकेट करके, जैसे बाइक में रहता है, या फिर कोई जो गूंगा होता है तो गूंगा भी इंडिकेट करता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। सिंबॉलिक समझ में आ गया आपको, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ठीक है, क्या आपको ये पहले से पता है, डिड यू नो दिस बिफोर, कि सर आप अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो हमें इनका फादर बता दीजिए। तो देखो बच्चे, अगर इंग्लिश ग्रामर का फादर पूछें तो हमेशा याद रखना लिंडली मुर्रे होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज के पिताजी पूछें तो जॉफरी चौसर होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ग्रामर और लैंग्वेज, इन दोनों में अंतर क्या है। आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा कि लैंग्वेज और ग्रामर में क्या अंतर है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है बच्चे वो लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर जितना भी दुनिया में भाषा है सबका अपना अपना ग्रामर है क्या। बिल्कुल, सबका अपना एक ग्रामर है। ठीक है, आप कहोगे सर ग्रामर क्या होता है, तो मैं बताता हूँ चलो। तो बच्चे हम लोग अब यही सीखेंगे कि सर
इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो मैंने समझ लिया कि इंग्लैंड से आया है और ये एक भाषा है, और भाषा का इस्तेमाल हम लोग अपने फीलिंग को, अपने थाउट को, थाउट मतलब विचार, अपने आइडिया को, जो हमारे माइंड में आइडिया आया, विचारधारा, राय आया, तो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। तो सर ये ग्रामर फिर क्या है? तो क्योंकि हमें तो यही पढ़ना है ग्रामर, हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, तो बच्चे इसी के मैं बारे में बताता हूँ। चलो एक स्लाइड लेकर बता रहा हूँ अच्छे से। देखो बच्चे, इंग्लिश जो होता है ना और ग्रामर, ऐसे समझो, लिख भी लेना जो मैं लिखा रहा हूँ, पहले समझ लो, ठीक है। अभी इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भले है, लेकिन इस लैंग्वेज को तो हम कैसे भी बोल सकते हैं ना, इस लैंग्वेज को हम कैसे भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ, पहले हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज है, हिंदी का भी अपना ग्रामर है, जिसको हम व्याकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी का भी अपना लैंग्वेज मतलब ग्रामर है, व्याकरण, और इंग्लिश का भी अपना ग्रामर है, ठीक है। तो मैं ना एक भाषा लेता हूँ, जैसे मैं लिखा रोहन, रोहन घर जाता है, ये मैंने किस में लिखा, हिंदी में। और मैं फिर से लिखता हूँ घर जाता है रोहन। बच्चे ये समझाओ मुझे कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो आपका सवाल ये आएगा कि सर ये वाला गलत है, ये सही है। तो मेरा क्वेश्चन तो यही होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सही और ये गलत क्यों हो गया? तो आप कहोगे कि सर ये पहले ही घर लिख दिया गया है, फिर जाता लिखा है, फिर है, फिर रोहन, और यहाँ पे लिखा है रोहन घर जाता है। बच्चे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आप लोग कभी कभी ये भी कहते हो कि हमें स्पोकन इंग्लिश करना है, हमें स्पीकिंग करना है सर, हमें इंग्लिश बोलने जानना है, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, इंडिया में नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, अगर 100% इंग्लिश बोला जाता है तो उसमें से 90% लोग, ठीक है, और 10% लोग मैं अगर अलग कर दूँ ना, तो आप ये समझना कि सर 100 में से 90% लोग जो होता है ना, वो गलत इंग्लिश बोलते हैं। आप कहोगे सर गलत मतलब? गलत का मतलब ये हुआ कि वो ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली यूज करते हैं जिसको हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश। और ये जो फ्लुएंट इंग्लिश होता है ना, ये डायरेक्टली यूज करते हैं, इसमें ग्रामर का ज़्यादा रूल हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा अभी कि सर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया रोहन घर जाता है रोहन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है कि कोई एक लड़का है जिसका नाम रोहन है, ये क्या कर रहा है, ये अपने कहाँ जा रहा है बताओ, घर जा रहा है। क्या दोनों से आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा? मीनिंग क्लियर का मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं कि कोई लड़का है वो घर जा रहा है? क्या घर जाता है रोहन मतलब घर तो उठ करके रोहन के पास नहीं चले जाएगा? तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि कोई लड़का ही होगा जो घर जा रहा होगा। जब दोनों का मतलब आपको समझ आ गया, इसका मतलब ये भी सही हो सकता है। लेकिन ये सही क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाला सही इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्रामेटिकल सही है। आप कहोगे सर ग्रामेटिकल क्या होता है? मैं बताता हूँ। मतलब ये ग्रामर के तौर पे सही है। पहले मैंने कर्ता का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट का, ठीक है, फिर मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। रोहन इज़ गोइंग टू होम, और मैंने लिखा फिर से होम गोइंग इज़ टू रोहन। तो बच्चे इन दोनों में अंतर क्या है कि सर इनका क्या हो रहा है ना, इसमें से स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। स्ट्रक्चर मतलब इसमें से जो है ना, पहले रोहन आया, यहाँ पे रोहन आया, गोइंग यहाँ आ गया तो गोइंग ये आ गया। तो बच्चे इसमें क्या होता है ना, आप सही से सजा के नहीं लिखे हो। इसमें पहले सब्जेक्ट ये है, दूसरा ईज है, तो ईज है लिंकिंग वर्ब। कहोगे सर ये क्या होता है? फिर मैं बताऊंगा। ये होता है मेन वर्ब, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर टू का इस्तेमाल किया है और कहाँ जा रहा है, तो होम जा रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यूज किया, ठीक है। तो इससे हम ये ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, टू होम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि सर ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सही है। यहाँ पे आप उल्टा पुल्टा लिख रखे हो। जब उल्टा पुल्टा लिखे हैं तो ये ग्रामेटिकल तौर पे गलत है। अब आप कहोगे कि सर लैंग्वेज के तौर पे सही है, तो आप सही मान सकते हो, भले ये लेकिन सही है नहीं। अब इतना भी गलत बोलोगे इंग्लिश में, ये तो सही नहीं होगा ना, ये बिल्कुल गलत ही होगा। तो इसीलिए ये चीज़ होती है कि जैसे कोई भी एक भाषा है,
लैंग्वेज है, अगर मैं उस लैंग्वेज को शुद्ध कर दूँ, अच्छे तरीके से करेक्ट कर दूँ। अब कहोगे सर करेक्ट कैसे? जैसे मैं बनाता हूँ, ये देखो क्या है, ये क्या है पता है? फ़िल्टर है। आप लोग देखे होंगे ये फ़िल्टर होता है, इसमें केरोसिन तेल ऐसे ये सब डाला जाता है, और ये यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहता है, ठीक है, जाली जैसा, ये फ़िल्टर करके निकाल देता है। तो ऐसे समझो ग्रामर किस चीज़ का काम करता है? ग्रामर करता है कि सर ये मान लो ग्रामर है, फ़िल्टर ही ग्रामर है, फ़िल्टर ही क्या है? ग्रामर है। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश भाषा को इसमें डालता हूँ तो इधर से ये इंग्लिश ही निकलेगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली इंग्लिश निकलेगा। ग्रामर, ग्रामर के साथ सही रूल, सही रेगुलेशन, सही सब कुछ के साथ निकलेगा, सही स्ट्रक्चर के साथ, सही तरीके से निकलेगा। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सर इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में क्या अंतर है। और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करता हूँ। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना और ग्रामर, ऐसे समझो इंग्लिश लैंग्वेज एक शिष्य है और ग्रामर एक गुरु। मतलब अगर मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा इंग्लिश बोल देता हूँ, मान लो ये लड़का है, ठीक है, और ये गलती गलती लैंग्वेज बोल देता है, उल्टा उल्टा बोल देता है, तो इसको समझाता कौन है बताओ? इनके गुरु समझाते हैं ना, ये गुरु जी है, तो गुरु जी तो सही सही सब कुछ बताएंगे ना। तो ऐसा समझो कि ग्रामर एक एक प्रकार का उसका टीचर है। क्या है? टीचर है, जो सही तरीके से बोलना, सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से लिखना बताता है। अब समझ में आ गया होगा, आप लोग रटोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट इन इंग्लिश। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, राइट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, लेकिन इसको सही कौन करेगा स्ट्रक्चर में, कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है। तो ये एक रूल के थ्रू और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, उसकी थ्रू यूजिंग करके उसको सही बनाना है, करेक्टली, करेक्टली मतलब सही सही। ठीक है बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा देखो क्या बोल रहा है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। कह रहा है कि ये जो बच्चा है ना, ये फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है। तो ये करेक्ट यूज यहाँ पे बताया है, देखो, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हम ये बोलेंगे, हाँ इंग्लिश फ्लुएंटली, सिर्फ इतना सा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा बोलना पड़ेगा, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक शिष्य है तो एक गुरु है, जो शुद्ध शुद्ध करके सब कुछ को समझाता है। तो मैंने बताया ना कि इंडिया में मोस्टली लोग, 90% लोग वो गलत इंग्लिश ही बोलते हैं, ग्रामेटिकल इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। अगर आप ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलते हो और 10% में आते हो, तो याद रखना आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, बड़े बड़े प्रोफेसर तो खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि आप ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलोगे, हर रूल को फॉलो करोगे। तो आपके सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप ये बता दो कि ग्रामर जो आया वो आया कहाँ से, ये ग्रामर का शब्द जो आया, ये वर्ड, ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, जैसे आपने इंग्लिश के बारे में बताया था। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रामर जो है ना एक ग्रीक वर्ड है। आपको सर ग्रीक क्या है? देखो यूरोप एक कंट्री है, कंट्री का कंटिनेंट। ठीक है, यूरोप एक कंटिनेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिस देश का नाम है ग्रीक, ये कंट्री है। क्या है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्ट, चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है बच्चे, कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये यूरोप है, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक वर्ड चलता है, ग्रा, एक मिनट, हाँ बच्चे अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वर्ड चलता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक देश है ग्रीक, इस देश में एक वर्ड चलता है जिस वर्ड का नाम है ग्रामेटिक। अब कहोगे सर ग्रामेटिक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो लोग हैं ना, ग्रामेटिक वर्ड तभी यूज करते हैं जब इस वर्ड का मीनिंग अगर कोई पूछे ना, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है आर्ट ऑफ लेटर। आप कहोगे सर ये क्या होता है? बच्चे आप लोग बर्थडे देखे होंगे, जब बर्थडे मनाते हो आप लोग अभी घर में, वहाँ पे HAPPY हैप्पी बर्थडे ऐसा लिखा हुआ आप लोग वेलून लगाते हो ना घरों में। तो उसी तरीके से वो लोग अपने घरों को सजाते हैं, किससे? लेटर से। जैसे कि मान लो मेरा बर्थडे है तो मेरा नाम बी से स्टार्ट होता है, मैं सब जगह बी 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 लगा दूंगा, ये पूरा घर अपने लेटर से सजा दूंगा, अलग अलग लेटर से, ठीक है, बड़े बड़े लेटर से। तो यहाँ से इंडिया वाले ने क्या किया, अब ये मत कहना कि चोरी कर लिया, नहीं, वहाँ से उसी चीज़ों को रिलेट करके, क्योंकि देखो अभी तुरंत मैंने बताया था ग्रामर जो होता है ना एक शिष्य और गुरु की तरह रिश्ता है, तो ये गुरु होता है ग्रामर। तो वो क्या करेगा, सुधारेगा सब चीज़ को, अच्छी तरीके से लगाएगा लाइन में कि हाँ भाई पहले ये लगेगा, पहले ये लगेगा। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, वहाँ भी एक सजाएंगे अच्छी तरीके से, एक सही ऑर्डर में सही तरीके से हर चीज़ को बताएंगे। तो ये भी क्या होता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, थोड़ा सा
ग्रामर रख दिया। क्योंकि देखो, अगर इंडिया वाले ने इंग्लिश ग्रामर का नाम ग्रामर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये चोरी नहीं कर लिया, वहाँ पे ग्रामेटिक चलता था तो उन्होंने ग्रामर कर लिया। चलो तो मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे। देखो, यहाँ से आप ध्यान से समझ सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रामर ग्रामेटिक। तो ग्रामा ग्रामा का मतलब होता है लेटर, और ग्रामेटिक का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है आर्ट ऑफ लेटर। तो वहाँ पे ग्रामेटिक चलता था, जिसका मतलब होता था आर्ट ऑफ लेटर। ठीक है बच्चे, इतना समझ आ गया? ठीक है, ये वहाँ का लेटिन शब्द था, मतलब वहाँ का मातृभाषा में ग्रामेटिका बोलते थे। ग्रामेटिक नहीं बोलकर वो लोग क्या बोल देता था, ग्रामेटिका, जो कि प्रिटेंडिंग टू लेटर, लेटर से सजाया जाता था। तो फाइनल अगर सही से देखा जाए तो इसको यही बोलेंगे, ग्रामर का कोई अगर मीनिंग पूछे तो आर्ट ऑफ लेटर होता है, मतलब लेटर से सजाना, लेटर से क्या करना, सजाना। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चे, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चे, अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ ग्रामर, तो आप इसको लिख लोगे। अभी तुरंत मैंने बताया था वर्ड को सजाना, सेंटेंस को अच्छे तरीके से सजाना वर्ड में और सेंटेंस में। तो यहाँ लिखा है ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल। ग्रामर एक रूल की तरह एक सेट है, जो क्या करता है, वर्ड को एंड अरेंजिंग द वर्ड इन सेंटेंस। मतलब एक अगर मान लो सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला था ना अभी, रोहन इज़ गोइंग टू होम, जी है, एक मिनट, एक मिनट, गोइंग टू होम, ऐसे मैंने लिखा। तो ये हमें कौन बताएगा कि सर किन को आगे रखना है, किन को पीछे रखना है? तो ये हमें बताएगा कौन, ग्रामर बताएगा कि सर पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रखना पड़ेगा मेन वर्ब रखना पड़ेगा, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा, ये ग्रामर बताता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोले, हर एक वर्ड को अरेंज करना किस में, सेंटेंस में। ठीक है, किस तरीके से, तो करेक्ट ऑर्डर में। अगर ऑर्डर आपका गलत हो गया कि पहले इसको नहीं रखना है पहले इसको रखना है, तो बच्चे फिर तो वो तो गलत ही हो जाएगा ना। तो करेक्ट ऑर्डर में रखना है, कॉन्वे द कंप्लीट एंड करेक्ट मीनिंग, और उसका मीनिंग भी सही निकलना चाहिए। तो ग्रामर का ये हो गया डेफिनेशन, ये परिभाषा हो गया, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों में भी शेयर करें। पता है क्यों? क्योंकि आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं, ठीक है, आपको उससे भी बेनिफिट होगा, वहाँ भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चे, हाँ, अब ध्यान से समझना, यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। कि बच्चे देखो, दुनिया में ना, अभी तुरंत मैंने बताया था कि बच्चे दुनिया में ना बहुत सारी भाषा बोला जाता है। ठीक है, कुछ उर्दू, कुछ भोजपुरी, भैया चले चलेंगे कहो भैया, ठीक है, कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है, कुछ हिंदी लैंग्वेज, सब बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि सब ने इंग्लिश को पकड़ रखा है। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश ज़्यादा भाषा बोली जाती है हर जगह पे। ठीक है, इसी वजह से। अब ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत गौर से समझना। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है उर्दू अल्फ़ाबेट। तो उर्दू अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया, जैसे कि अल्फ़ाबेट होता भी ले गया है, ये समझो। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, थोड़ा एक बार समझा देता हूँ मैं। अगर बच्चे आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है, इसमें एस लगा है, देख लो। ठीक है, इसमें एस नहीं है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? ठीक है, एक मिनट, वर्णमाला। लेकिन ये बहुत सारे वर्णमाला होते हैं, मतलब बहुत सारे, बहुत बहुत सारे वर्णमाला। अच्छा ये बताओ, जब बहुत सारे वर्णमाला होंगे, मतलब अलग अलग भाषा का वर्णमाला होगा, मतलब इसमें से भाषा बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, बहुत भाषा, बहुत सारे भाषा, बहुत सारे भाषा, ये भी बोल सकते हैं ना। जब बहुत सारे भाषा बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में इसमें क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे मेनी लैंग्वेज, मेनी लैंग्वेज। जैसे हिंदी की बात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ लिखेंगे पंजाबी, यहाँ लिखेंगे उर्दू। इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज का अपना अपना एक वर्णमाला हो जाएगा। अब कहोगे सर वर्णमाला होता क्या है, समझो। मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे एक बॉक्स है, जैसे आप ऐसे घर में रहते हो, वैसे समझो ये घर है। घर में अगर मान लो ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है,
तो एक इंसान को हम घर वाले को क्या बोलते हैं पता है? मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर। फैमिली मेंबर मतलब फैमिली का मेंबर। एक मिनट जस्ट, सॉरी सॉरी बच्चों, गला थोड़ा सा फंस गया था। एक मिनट। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? मेंबर। अच्छा, एक इंसान कभी कोई फैमिली बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो मेंबर ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक कमेटी होता है ना ग्रुप का, तो उसका एक मेंबर होता है, सब अलग अलग। तो सब अलग अलग क्या कहलाएगा? मेंबर। लेकिन सबको जब मिला देंगे तब क्या कहलाएगा? फैमिली। क्या कहलाएगा? फैमिली। तो उसी तरीके से बच्चे, उसी तरीके से, एक मिनट, उसी तरीके से अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी डी, इस तरीके से सब लिख करके मैं एक्स वाई जेड लिखता हूँ, तो इसमें एक को क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे एक को क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पे मेंबर नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? लेटर बोलेंगे एक को। क्या बोलेंगे? लेटर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते थे बच्चे? वर्ण। ठीक है, तो एक को लेटर बोलेंगे, दूसरे को भी लेटर बोलेंगे, तीसरे को भी लेटर बोलेंगे, चौथे को भी लेटर बोलेंगे। इस तरीके से सब अगर लेटर ही बन जाएगा तो टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट नहीं होगा। अगर कोई पूछे कितना, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, तो अल्फ़ाबेट एक ही है, लेटर 26 है बच्चे, 26 लेटर्स है। ओके, लेकिन अल्फ़ाबेट कितना है? तो टोटल बॉक्स मिलाकर जो होता है ना, उसको हम एक अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट होता है। और अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। आपको कि सर वर्णमाला कैसे याद रखेंगे इसका हिंदी? तो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, ए को क्या बताया ये बताओ। सर ए को आपने बताया, ए को क्या बताया? ए को मैंने लेटर बताया, लेटर का हिंदी होता है वर्ण। तो सभी अगर लेटर को मैं आपस में एक धागा से जोड़ दूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये माला नहीं बन जाएगा? माला नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ए बी सी डी सब जोड़ करके जेड तक जुड़ेगा तो माला बन जाएगा, तो वर्णमाला। तो याद रखना। तो सब अब यहाँ पे समझना। तो बच्चे, जितने भी भाषा होते हैं ना, सबका अपना वर्णमाला होता है, सबका अपना अल्फ़ाबेट होता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ए से जेड तक, तो इसका भी अपना ए से जेड तक होगा, लेकिन ये अपने भाषा में है। ज़रूरी नहीं कि ए से जेड ही होगा, लेकिन ये अपने भाषा में लिखा है। ठीक है, जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अ आ ई ओ बड़ी ओ री, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क ख छ छ ज ज, तो यहाँ से आधा तक हम तो ये बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, उसके नीचे जितना भी हो गया व्यंजन वर्ण, इस तरीके से। लेकिन ये टोटल मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक वर्ण वाला बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। इसका भी हो जाएगा अल्फ़ाबेट, ये भी हो जाएगा अल्फ़ाबेट, ये भी हो जाएगा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, और ये है चाइनीज़ का। ठीक है, चाइना का। तो चाइना का ये भी क्या है? अल्फ़ाबेट। तो सब अल्फ़ाबेट हो गया। तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट हम बोलते हैं। एक डॉग को डॉग बोलेंगे, बहुत सारे डॉग को डॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट बोलेंगे, लेकिन एक मिनट, PHABET अल्फ़ाबेट बोलेंगे, एक की बात करेंगे तो। लेकिन सबको साथ में अगर लेकर बात करेंगे, सबको अगर साथ में लेकर बात करेंगे, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, हिंदी का भी, चाइना का भी, पंजाबी का भी, तो ये अल्फ़ाबेट अब नहीं होगा, ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स। एस लग जाएगा, और एस लगते ही ये क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल मतलब हो गया बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा की बात आप कर रहे हैं। जब एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे? मेनी लैंग्वेज। मेनी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है। यहाँ पे देखो, एक लैंग्वेज इंग्लिश की है, एक लैंग्वेज उर्दू का, एक लैंग्वेज हिंदी का, एक लैंग्वेज पंजाबी का, एक लैंग्वेज चाइना का, चाइनीज़। तो बच्चे इतना समझ में आ गया होगा कि सबका अपना एक एक अल्फ़ाबेट होता है, और उस अल्फ़ाबेट में अपना खुद का एक लेटर होता है। तो इसका भी देखो, यहाँ पे एक लेटर है, इसमें भी नो ते पे ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं, मेरे को नहीं आता उतना, बट अब देख लेना। इसमें अ आ ई इस तरीके से इसमें भी लिखा हुआ है क्या क्या। और ये चाइना का लैंग्वेज है, चाइनीज़। तो बच्चे, आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि सबका अपना एक अल्फ़ाबेट होता है, और अल्फ़ाबेट में अपना लेटर होता है। तो लेटर और अल्फ़ाबेट का मतलब समझ में आ गया। तो ए को हम क्या बोलेंगे? लेटर। अगर हम पूछें कि इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कितना लेटर होता है? 26। तो पूरा लैंग्वेज जो बना है ना, कोई भी लैंग्वेज है, मतलब जैसे मैंने बताया हिंदी इंग्लिश सब, तो कोई भी लैंग्वेज है ना बच्चा, वो लैंग्वेज याद रखना कि लेटर, पहले लेटर से ही बना है। ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे वर्ड बना है, फिर उसमें धीरे धीरे वो चीज़ जोड़ जोड़ के सेंटेंस बन गया है। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ बना है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ से कहोगे सर अब क्या बनता है? तब तो भाई रोज़ बहुत सारा पेज अगर मिला देंगे इस तरीके से, तो वो फिर बुक बन जाएगा। अब बुक को फिर प्रिंट करा लोगे तुम। ठीक है, हम PDF देंगे इसका नोट्स का, तो वो क्या बन जाएगा? बुक। बुक का प्रिंट कराओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये समझो कि कैसे बनाए, ध्यान से समझना। यहाँ पे समझना कि ये जो लेटर है ना, ये लेटर है। देखो, ए अगर लिखा है स्पेशल, तो ये लेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं, चलो मैं स्लाइड लेके बताता हूँ, ध्यान से समझना। बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं लेटर की बात करूँ तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर मैं लेटर की बात करूँ, एक मिनट, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। बच्चे, मैं अगर लेटर की बात करूँ तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इसको ये बोलते हैं।
और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। आपको कि सर आप ऐसे क्यों बोले, तो मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो आप ना ऐसे समझो, जैसे कि मैं लिखता हूँ APPLE, चलो ठीक है। अब इसको तो आप लोग बोलते हो एप्पल, ये पूरा एप्पल बोलते हो, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको मिटाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, एप्पल दिख रहा है पूरा, लेकिन मैं जैसे इसको मिटाऊंगा ई को मैं गायब करता हूँ। चलो बच्चों मैं ई को हटाता हूँ, ई मैंने हटा दिया, अब क्या बोलोगे, एप्पल, एप्पल नहीं एप्पल, ठीक है। फिर मैं हटाता हूँ, अब क्या होगा ऐप, फिर हटाता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा ऐप, फिर हटाता हूँ, अब क्या हो गया ए। और अब इसको हटाएंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। इससे अच्छा इसको क्या आधा कर सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब छोटा यूनिट है साउंड का। जो साउंड हम निकाल रहे थे, जो हम साउंड बोल रहे थे, जो अपनी ध्वनि निकाल रहे थे, एप्पल ए एप इस तरीके से, तो वो सबसे लास्ट में हमें सिर्फ ए सुनने को मिला, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से समझना, इसी लेटर से मिल करके, जैसे मैं नाम लिखता हूँ मयंक, मैंने नाम लिखा, तो इसमें बहुत सारे लेटर हैं, इसमें बहुत सारे लेटर हैं, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कोई पूछे तो 6 लेटर का ये नाम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि सर वर्ड कितना है, वर्ड, तो ये टोटल लेटर मिलकर एक वर्ड बना है, एक शब्द बना है, ये क्या है वर्ड। और वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अब कहेगा कि कितना शब्द है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल जो शब्द है ना, वो शब्द एक है, वन वर्ड एक है। लेटर कोई पूछे तो लेटर कितना है, 6 है। चलो कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा बताओ, आपके नाम में कितना लेटर है, कितना वर्ड है, हाँ कितने वर्ड है आपके नेम में और कितने लेटर हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर लेटर तो समझ में आ गया, जो A to Z तक होता है वो सारे क्या होते हैं, उसमें से अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन एक अगर होगा बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। अब हमें ये चीज़ समझ में जब आ गया, तो हमें एक चीज़ और समझना है कि सर वर्ड, वर्ड समझना है। तो वर्ड मैंने अभी तुरंत बताया था, जैसे कि इसी में से APP, तो यहाँ भी पी है, एल ई, यहाँ एल है, यहाँ ई है, तो इस तरीके से मैं ऐड करके अगर बनाऊँगा तो ये एक क्या बना बच्चा, ये वर्ड बना, ये एक वर्ड बना। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा है, ध्यान से समझना जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या एक लेटर एक वर्ड बन सकता है, वर्ड बन सकता है। क्वेश्चन समझो, मैं कह रहा हूँ कि एक ही लेटर यूज करना है। इसमें लेटर कितना है, अगर मैं पूछूं एप्पल में कितने लेटर है, तो APPLE, मतलब 3 2 5, 5 लेटर है। मैं कह रहा हूँ इसमें से ना 5 लेटर आपको यूज नहीं करना है, कोई भी ऐसा दुनिया का लेटर बताओ जो वर्ड बनेगा और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। देखो वर्ड किसको कहते हैं, जो लेटर से मिलकर बनता है, लेकिन इसका पूरा डेफिनेशन अगर देखोगे ना, परिभाषा, तो ये भी कहता है कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, मीनिंग, मीनिंग मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ठीक है। अब ये उल्टा पुल्टा नहीं लिख देंगे, जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझना। जैसे मैं लिखता हूँ, अरे यार, हाँ जैसे मैं लिखता हूँ कौ और OW से ऑक, तो ये मैंने लिख दिया, तो इससे लिखने के बाद क्या पता चल रहा है, इसका कोई मीनिंग पता चल रहा है क्या, इसका मीनिंग पता चल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग कोई पता नहीं चल रहा। तो वर्ड ऐसे नहीं कि लेटर लिख दिए वर्ड बन जाएगा, तो दुनिया में हर कुछ वर्ड नहीं बनता, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है वही वर्ड बनता है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या सर एक लेटर जो है ना, एक वर्ड बन सकता है क्या, तो इसका आंसर है यस, बनता है। कैसे बनता है, ध्यान से समझो, बनता है। देखो जैसे मैं बताऊँ आई, आई एक लेटर है, अगर इसमें कोई पूछे लेटर कितना है, अगर इसमें कोई पूछे लेटर कितना है तो बोलोगे 1 लेटर है। इसमें पूछे कि वर्ड कितना है तो बोलेंगे 1 वर्ड है। आप कहोगे सर 1 वर्ड कैसे हो गया, वर्ड तो तभी बनता है जब इनका अर्थ हो, बिल्कुल अर्थ इसका होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मैं, आई मतलब मैं नहीं होता है, आई एम आई स्टूडेंट मतलब मैं एक छात्र हूँ, तो आई हो गया। क्या ऐसा दूसरा बता सकते हो कोई कुछ, कि और भी ऐसा एग्जाम्पल जो बनता हो, बताओ एक बार देखते हैं, बताओ। मैं बताता हूँ, ए भी एक ना लेटर भी है और एक वर्ड भी है। आपको कि सर ये कैसे हो सकता है, बच्चे नहीं हो सकता। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना, आई आई हैव अ पेन,
चलो, मैं कहूँगा कितना सारा वर्ड है यहाँ पे गिनो, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, ये तो पता है, मैंने अभी तुरंत दिखाया था फोटो। चलो मैं फोटो दिखाता हूँ फिर से एक बार। कहाँ चलेगा भाई? हाँ, देखो मैंने बताया था ना कि लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के बाद बुक बन जाएगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला देखो, क्या वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है? क्या वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है? एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है? एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है? यही मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। हम्म, मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो ध्यान से, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इसका मतलब आप ये बताओ कि यहाँ पे कितने सारे लेटर हैं और कितने सारे वर्ड हैं? तो आप कहोगे सर एक ये वर्ड हो गया और लेटर भी है। पहले लेटर बताओ, चलो मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल सेंटेंस में लेटर बताओ और वर्ड कितना है वो बताओ। चलो आप कहोगे लेटर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लेटर है टोटल। लेकिन वर्ड में पूछो तो आप कहोगे वर्ड है सर एक, ये टोटल 2, ये भी 3 4। तो सर आप ये देखो ना कि आप ए को भी गिन रहे हो वर्ड के तौर पे, और ए का मतलब क्या होता है बच्चे? ए का मतलब होता है, हिंदी में मीनिंग होता है इसका एक। तो मीनिंग निकला ना इसका, जब मीनिंग निकला तो इससे क्या समझ आ रहा है कि सर हाँ ये वर्ड होगा। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। क्या ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट में, अब समझ में आ गया होगा अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट मतलब इसमें ऐसा कोई भी और भी सारे लेटर हैं, कोई भी ऐसा लेटर है जो वर्ड बन सकता है, वर्ड बनने का क्षमता रखता है, उसका अपना स्टेटस है? तो बताओ। अभी तक तो दो चीज़ मैंने समझा, एक आई है और एक ए है। इतना आपने समझ लिया होगा, मुझे यकीन से मुझे समझ में आ गया है। देखो मैं बच्चे आराम आराम से चल रहा हूँ, आप अस्थिर होकर ही देखो, लेकिन ध्यान से देखो जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, अ लेटर इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ सिंबल यूज टू फॉर्म वर्ड। और इसका इस्तेमाल वर्ड को बनाने में किया जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे बड़ा याद रखना। किसका? तो लैंग्वेज का या फिर किसी साउंड का, जो साउंड हम निकालते हैं, जो हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसका सबसे छोटा यूनिट है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो बच्चे यहाँ देखो, ये लेटर कितने होते हैं? 26, ठीक है, A to Z। अगर कोई पूछे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो भैया एक ही अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट अगर कोई पूछे तो बोलना एक, ठीक है बच्चे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ABCD, ए, इस तरीके से। बच्चे ये सारे यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। आप लोग ना जो मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, वहाँ पे कभी कभी ये सब चीज़ दिया रहता है। क्या दिया रहता है? लोअर केस और अपर केस। आपको सर ये क्या होता है लोअर केस अपर केस? तो बच्चे ये समझो ना, लोअर केस और अपर केस ध्यान से समझो। जब ए है ना, B C, ये सब तो लेटर है, और टोटल को क्या बोलेंगे यहाँ से लेकर पूरा जेड तक अगर एक बॉक्स में बंद कर दे तो इसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट। ये तो अभी तुरंत मैंने बताया, हिंदी में वर्णमाला कहेंगे। लेकिन बच्चे ये कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर मतलब, कैपिटल लेटर मतलब बड़ी अक्षर, बड़ी अक्षर है। कौन सा? इंग्लिश का। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं दूसरे नाम से अपर केस। मतलब ये बड़ी अक्षर है, तो भैया लो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? अपर केस रख दिया। और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो पासवर्ड में कि अपर केस किसको बोलते हैं। तो अपर केस हो गया आपका ABC, ये समय कुछ रखना होता है सॉरी। और एक होता है आपका लोअर केस, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, जो मैंने नीचे लिखा है, ये आपका कौन सा है? लोअर केस। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो बच्चे अब हम देखेंगे उन दोनों का चरित्र, करेक्टर, ठीक है। आप कहोगे सर ये करेक्टर क्या होता है? ध्यान से समझो कि सर जितने भी अल्फ़ाबेट थे ना, वो सारे अल्फ़ाबेट एक जैसा नहीं बिहेव करते हैं, एक जैसा उसका बिहेवियर नहीं है। तो बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? कुछ उसमें से वॉवेल है और कुछ उसमें से कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल में 5 ही आता है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा क्यों? 5 ही क्यों आया? 5 ही वॉवेल इसमें क्यों आया? और आया तो AEIOU, सिर्फ ये 4 5 क्यों आया? और ये सब एक तरफ क्यों चले गए? ये एक बॉक्स में क्यों आ गए? ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है। क्योंकि बच्चे मैं जो बताना चाहता हूँ ना, ध्यान से समझना, मैं जो बताना चाहता हूँ ध्यान से समझना। देखो वॉवेल जो है ना, वॉवेल 5 इसलिए आया, वॉवेल 5 इसमें इसलिए आया क्योंकि इनका डिपेंड जो ये करता है ना, ये करता है आपके साउंड के बेस पर। दोनों अलग क्यों हुआ? एक मिनट। दोनों जो अलग हुआ ना, वो किस बेस पर हुआ? साउंड के बेस पे, ठीक है बच्चे।
इनका उच्चारण, इनका ध्वनि दोनों का अलग अलग आ रहा था। कुछ ध्वनि जो आ रहा था ना, कुछ ध्वनि जो आ रहा था ना, वो बिना रुकावटें आ रही थी, स्वर से आ रही थी, हमारे कंठ स्वर से आ रही थी। ठीक है, बिना रुकावट, बिना रुकावट के। और ये जो स्वर था ना, ये थोड़ा थोड़ा रुकावट हो रहा था, रुकावट के। ठीक है, जब इसका हवा निकलता था, जब हम बोलते थे बी सी डी ई, और यहाँ बोल रहे ए ई आई, तो दोनों में थोड़ा फर्क आता है। ठीक है बच्चे, जैसे मैं आगे बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे लिखा है, जो वॉवेल होता है ना, वॉवेल आर मेड बाय एन अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ एयर। कह रहे हैं कि अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है बिना रुकावट के, फ्लो ऑफ एयर, जो हवा निकलती है, जो बोलते हैं, वो बिना रुकावट के आती है, डायरेक्ट कंठ स्वर से निकलता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, ये होता है कॉन्सोनेंट आर मेड व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ एयर, कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। ठीक है, अब कहोगे सर क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो, जब आप ध्यान से समझो, इसमें कौन कौन सा उच्चारण आ रहा है और इसमें कौन कौन सा उच्चारण आ रहा है, ध्यान से समझो। इसमें आ रहा आ, तो जब ओ आ आप बोलते होंगे ना, ध्यान से समझना, ओ आ जब बोलते होंगे, ये भोवेल सब होता है, भोवेल साउंड में ये सब आता है। क्यों? क्योंकि आप, आपका कोई लीप, आपका कोई लीप मतलब ओट, आपका कोई ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप मुंह खुला ही रह गया होगा और डायरेक्टली हवा बाहर हो रहा होगा, डायरेक्टली बिना कोई रुकावट के, ओ आ ई ओ बड़ी ओ। तो इस तरीके से। और इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर इसमें लिप का इस्तेमाल, कभी आपका तारू का इस्तेमाल, ठीक है, कभी आपका जीभ का ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरीके से होता है, जिसके कारण से रुकावटें आती है। ठीक है, जैसे आप बोलो तो तो बोले तो ऊपर जीभ सटाना, तो सटने के बाद क्या हुआ कि सर कहीं ना कहीं रुकावटें थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए आई ज़रूर। समझ में आ गया बच्चे? तो मैं अगला स्लाइड से आपको समझाता हूँ। बच्चे यहाँ से समझो, ये स्वर जो है ना और व्यंजन, यहाँ पे ध्यान से समझो, ए ई आई ओ यू, आपको जो भी कुछ दिखेगा वो स्वर वर्ण में ही दिखेगा, इसको हम वॉवेल बोलेंगे, वॉवेल इसी में आता है। ठीक है, और ये वाला जो आ गया कॉन्सोनेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो अ है, इस तरीके से जो कुछ है, तो इसका जितना जो उच्चारण हो रहा है ना, इसी के बीच में हो रहा है, ए ई आई ओ यू, मतलब इसी से रिलेट हमेशा वो घूम रहा है। इसके बाद ये अलग कोई लेटर आपको यहाँ नहीं दिखेगा। हाँ, हालांकि एक लेटर जो है री, ये आपको आर से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ भी देखो आप, रो आर है, आर यहाँ पे। तो बच्चे ये जो है ना, ये आपका उसमें काउंट नहीं होता है वॉवेल में, उसके अलावा सारा काउंट होता है। तो आप देखो इससे रिलेट हो रहा है, रुक जाओ, ये जो है इससे रिलेट हुआ, ये जो है इसी से फिर रिलेट हुआ, आई जो है इससे रिलेट हुआ, यू जो है यहाँ से रिलेट हुआ, ओ जो है इससे रिलेट हुआ, ए आई जो है, ए और आई इससे रिलेट हुआ। ठीक है, मतलब ए आई अलग नहीं है, ए स्टार्टिंग हमको लेटर देखना है ना, ए, इससे ई है तो ई रिलेट हुआ, ए है तो ए रिलेट, ए सब में आ रहा है, यहाँ ओ है। बच्चे इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट और वोवेल क्यों होता है अलग अलग, दोनों डिपेंड करता है आपके साउंड पे। ठीक है, और साउंड दो तरह का होता है, हिंदी में बात करें तो स्वर वर्ण होता है, ठीक है, और इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, और अगर वोवेल की बात करें तो अ से लेकर अ तक के बीच में जो कुछ आएगा, अ से लेकर अ तक के बीच में जो आएगा, ये वोवेल का साउंड होगा। और क से लेकर ग्यो तक का जो भी कुछ आएगा, वो कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, ये ध्यान रखना। अब इसी बेस पे आपने पढ़ा होगा कि ए और एन लगाते हैं तो आप लोग गलत लगाने लगते हो। कैसे? आप ये जानते हो कि ए और एन का मतलब होता है एक, दोनों का मतलब एक ही होता है, कि भैया एक सेब है, एक बॉल है, एक एमएलए है, एक एमपी है, एक मोबाइल फ़ोन है, एक लाइट है, कुछ भी बोल सकते हो। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कहीं एन लगता है तो कहीं ए लगता है। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप पहले इसका आंसर दो, ये वाला। तो बहुत सारे बच्चे खुद से पहले करो, फिर उसके बाद मैं वीडियो पॉज करके करो, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। तो बच्चे आई थिंक आपका हो गया होगा, चलो मैं करता हूँ। आप देखो, इसमें कॉन्सेप्ट है ए और एन। तो सर ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है? ये डिपेंड करता है, ए लगता है आपका, ठीक है, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ, यहाँ पे लिखता हूँ एन,
अब सर एन जो लगता है ना, वो आपका एन और ए, एन लगता है आपका वॉवेल साउंड में, नॉट वॉवेल। वॉवेल अगर मैं लिख दिया तो बच्चे गलत हो जाएंगे बहुत सारे, और आप लोग का गलत हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अभी समझना, देखो वॉवेल साउंड की बात करेंगे, और ए जो लगेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड में लगेगा। अब आपको साउंड पता है, क्या साउंड पता है कि सर इनका जो साउंड होता है ना, इनका जो साउंड होता है अ से लेकर अगर अ तक के बीच में अगर साउंड आता है तो हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। और अगर इसका आता है कि सर क से लेकर ग्यो तक का साउंड आता है तो हमें कॉन्सोनेंट लगाना है। ठीक है बच्चे, ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब ध्यान से देखो, इसका स्टार्टिंग लेटर है यू, तो यू अगर देखें तो ये तो आपको वॉवेल आता है, क्या आता है बच्चे, वॉवेल। लेकिन यहाँ पे ये समझो, यूनिवर्सिटी जो लिखते हैं हम लोग ना, ऐसे लिखते हैं कुछ, यूनिवर्सिटी जो कुछ है मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। बट स्टार्टिंग का देखो यूनी, तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि सर स्टार्टिंग का यो से स्टार्ट हो रहा है। अब जब यो से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यो से स्टार्ट हो रहा है तो क से लेकर ग्यो के बीच में आ रहा है, योरोलो ये वाले आ रहा है, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। तो आप लेकिन लगाए होंगे एन, पता है क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे, हम लोग ने यहाँ पे यू देख लिया था, तो यू देख करके आप एन लगा दिए होंगे, क्योंकि वॉवेल जो होता है ए ई आई ओ यू ये होता है, और इधर बी सी जो बच गया वो सारा, डी एक्स वाई जेड ये सब होता है। तो सर आप देखा होंगे यू यहाँ पे, तो यहाँ लगा दिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चे। दूसरा हो जाएगा ईयर और ईयर, ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूँ ईयर की, मैं बात करूँ और ईयर की बात करूँ, दोनों में अंतर है। ये ईयर को हम ईयर बोलते हैं ऐसे, और इस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर। तो ये थोड़ा साइलेंट होता है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं ईयर, ईयर ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं, आप लोग ये कान वाला ईयर बोल देते हो, तो हैप्पी न्यू ईयर ईयर बोलना है, ठीक है बच्चे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यो आ रहा है तो यो आ रहा है तो क से लेकर ग्यो तक मतलब ए लगेगा, एन ईयर नहीं होता है, अ ईयर, यहाँ पे होगा एन, ठीक है। अब एग, एग मतलब अंडा, तो एग ऐसे आएगा, ऐसे होगा ना, तो एग होगा तो अ से लेकर यो अह तक आया, देखो ध्यान से, ए ए ई ये आया। तो इस तरीके से आया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अ से लेकर अ तक आ रहा है, तो आपको यहाँ क्या लगेगा, एन, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखो अब यहाँ यहाँ पे लिखा है डीएसपी। देखो आप डी देखे हो, एस देखे हो, पी देखे हो, तो ये आएगा स्टार्टिंग डी एस पी। तो आपको ना स्टार्टिंग का सिर्फ देखना है कि डो आया, डो किस में आएगा, कॉ से लेकर ग्यो तक इसमें आ रहा है ना डी। जब इसमें आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, ए लगाना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसी तरीके से चीज़ है, लेकिन इसमें अलग आएगा, देखो एम एल ए, एम एल ए, यहाँ पे ए आया तो ओ से लेकर अ तक इसके बीच में आ रहा है, तो आपको क्या लगा देना है, एन। इतना समझ आ गया। और दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जल्दीबाजी में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो तो इसमें हो गया ए डी एस पी, एम एल ए में एन एम एल ए। हाँ, अब है इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन। आप लोग कह रहे होगे यूरोपियन, यूरोपियन, बच्चे ये याद रखना, ये जो है ना ये गलत है। आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यूरोपियन, तो इसको यूरोपियन नहीं बोलते हैं। आप ई देखोगे और वॉवेल लगा दोगे, एन वाला लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे ई है ना। तो बच्चे ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना है। आपको साउंड पे जाना है, किस पे जाना है, साउंड पे। तो साउंड में क्या हो जाएगा, एन नहीं, गलत, साउंड पे ए आएगा, ए यूरोपियन। अब अम्ब्रेला ओ आया, एन अम्ब्रेला। मैंगो मो आया तो अ मैंगो, साउंड पे जाना है। आर, इसको आर बोलते हैं क्योंकि इसका साइलेंट होता है, तो एन आर, अ से आया ना। नाइफ नो से आया, के से मतलब हमको नहीं है, तो नाइफ, नो आया, नो आता है को से लेकर ग्यों तक, ठीक है। कॉन्सोनेंट ए। आई पी एस, आई, आई पी एस तो ऐसे होगा, आई पी
PS, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो आपको यहाँ क्या करना है, एन, MP, एन, यूनिफॉर्म, यो आया तो ए, एक यूनिफॉर्म है, IAS, एन, इंडियन, एन इंडियन, ई आया ना, इसीलिए हॉर्स, हो आया, ए हॉर्स, ऑरेंज, ओ आया, एन ऑरेंज। तो बच्चे इस तरीके से आपको भरना है सारा, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे वर्ड बता दिया था कि वर्ड क्या होता है, लेकिन आप अच्छे से लिख लो इसको, ध्यान से लिख लो। देखो वर्ड क्या होता है, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर से बना हुआ होता है ना बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ड भी एक लेटर से बना है, WORD, सबसे मिलकर जुड़ करके, सबसे जुड़ा तब ना वर्ड एक लिखा हुआ है। उसी तरीके से दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है CAT, कैट, तीनों देखो जोड़ कर मिला है, तीनों लेटर, ठीक है। बुक हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। तो ये आप लिख लेना अच्छे से कि उसका ग्रुप मिल करके, किसका, लेटर का ग्रुप मिलता है तब जाके वर्ड बनता है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है, बिना मीनिंग का नहीं बोलोगे। तो यहाँ CAT, कैट। और सेंटेंस में देखो यूज क्या है, दिस इज़ अ बुक, तो ये एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, बुक भी एक वर्ड है। हाँ, तो ये बच्चे देख रहे हैं सारे वर्ड को, देखो फ्रेंड, हेलो, स्कूल, बुक। अगर मैं बच्चे बात करूँ कि सर टाइप कितने होते हैं वर्ड के, तो देखो वर्ड के कोई भी टाइप तो नहीं होते बेसिकली, लेकिन इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे ना, उसके बेस पर अलग अलग टाइप बना दिया गया है। तो देखो अगर कुछ नाम किसी का है ना, कैट है, बुक है, हैप्पीनेस है, तो उसको नाउन बोल देते हैं। कुछ काम करने वाला चीज़ है ना, जैसे सिंगिंग है, रनिंग है, थिंकिंग है, सोचना सोचना, ये सब काम है ना, इसको वर्ब का नाम दे देते हैं। तो बच्चे इस तरीके से अभी किसी का विशेषता बता रहा है, हाँ, ब्यूटीफुल, टॉल, एंग्री, गुस्सा है वो, इस तरीके से, तो उसको एडजेक्टिव का नाम देता है, फिर एडवर्ब, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा अच्छे तरीके से ये क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि वर्ड देख लो सिर्फ, आई, यू, दे, ये सब वर्ड है, लेकिन वर्ड में कौन कौन सा है मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ये वर्ड समझ में आपको आ गया होगा। अब बच्चे मैं जो सेंटेंस स्टार्ट करूँगा ना, ये मैं कल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत देर की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर। और बच्चे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2 से 3 बजे रात में मैंने बनाना स्टार्ट किया था, 12-1 बजे PPT बनाया, अच्छे से सब कुछ किया, और अभी 2-3 बज गए हैं, अभी तक सोया नहीं हूँ। तो बच्चे मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो चुका है, 1 घंटे का लगभग। तो बच्चे आप लोग ज़रूर देखें एक बार, बहुत एफर्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा कल, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आने वाला है सेंटेंस से, ठीक है बच्चे, सेंटेंस से। देखो कल जो हम स्टार्ट करेंगे, ये सब मैंने बना रखा था PPT, लेकिन बच्चे मेरा गला भी थोड़ा सा सही तरीके से आवाज़ नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो मैं सोच रहा हूँ कल ही करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सबको, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, रोज़ को बेहतर बनाओ, ठीक है। और बच्चे लाइक सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और शेयर करो अगर अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। कल मैं फिर सेंटेंस से लेकर आऊँगा, पूरा अच्छे से ख़त्म करूँगा सेंटेंस से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच तक। फिर नेक्स्ट वीडियो जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर कहाँ आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर कहाँ तक आएगी, लास्ट नाउन, स्टार्ट नाउन से हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैं पोइट्री, प्रोज का भी वीडियो लाऊंगा बीच बीच में, आप लोगों को देखते रहना। तो सभी बच्चों को दिल से बहुत ज़्यादा प्यार, और सबको थैंक यू।